प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी अग्रवाल आपके सामने है और प्रैक्टिकल सनातनता को हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक मेरे पास सवाल आया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि टीम क्या है, टीम का मतलब बताएं। अब ये बहुत ही एक सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरली समझने की ज़रूरत है इसको, पर क्या टीम का मतलब नहीं पता अभी तक हमें? और शब्द तो इतना यूज होता है, ये टीम तो बहुत ज़्यादा शब्द यूज होता है। टीम मतलब ग्रुप, समूह, एसोसिएशन। क्या ये एक ही बात कर रहे हैं हम? ये समझना है हमें। इससे पहले ये मैं एक बात आज बहुत ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो टीम को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और हम महाभारत या रामायण काल में जाते हैं। तो रामायण काल की बजाय महाभारत में जाएं, समझे, एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि महाभारत में क्या था। टीम का कुछ कुछ यूज़, टीम का कुछ मतलब समझाया गया था कि नहीं समझाया गया था। तो महाभारत हुई क्यों थी, हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा। तो आई थिंक ये तो एक ही लाइन में समझ में आता है कि महाभारत हुई थी जिस काम के लिए हुई थी, उसका वो काम था धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। महाभारत जो हुई थी वो हुई थी धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। और कितना बड़ा युद्ध था, यह बात तो आप समझ ही सकते हैं, देख सकते हैं, महाभारत से समझ सकते हैं इस बात को। मूल बात यह है कि कृष्ण पूर्ण अवतार के रूप में आए थे और महाभारत हुई थी और महाभारत का पर्पस था धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। दोनों चीजें हैं यहां पर, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। यहां पर कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि धार्मिक लोगों को बचाना है या अधार्मिक लोगों को समाप्त करना है। मर्म समझे, उसका मूल समझे, महाभारत का मूल समझे कि महाभारत का मूल क्या था। धर्म को स्थापित करना है, अधर्म को मिटाना है, ना कि लोगों को मारना है या वो करना है। वो तो एक बाई प्रोडक्ट हो गया। महाभारत करनी पड़ी, महाभारत हो गई। अब ये भी दो चीजें समझने वाली है कि महाभारत करनी पड़ी या महाभारत हो गई। तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि महाभारत तो हो गई, करी नहीं गई, करनी नहीं पड़ी। धर्म की स्थापना थी और जो लोग अधर्म जो है वो नहीं चाहता था कि धर्म की स्थापना हो। बस सिंपल सा वो मतलब शब्दों में समझ में आ जाता है कि धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है, और अधर्म नहीं चाहता कि धर्म की स्थापना हो। एक बात बताऊं आपको मैं, एक इसमें हिंदी की अक्षर ज्ञान को अगर आप समझें तो कहा जाता है आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। तो धर्म और अधर्म को समझो कि धर्म की स्थापना तभी संभव है जब अधर्म का नाश हो। क्यों? आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है, तो ब्रह्मांड तो धर्म है, ब्रह्मांड अधर्म नहीं है, धर्म ब्रह्मांड है, और उसको छुपा लिया अधर्म ने। तो महाभारत तो होगी ही, महाभारत तो होगी ही। और आ दो अक्षर ऐसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षर हैं। जिस चीज के आगे आ लग जाता है वो छुपा लेता है सबको, और जब आ लग जाता है तो वो बुलाता है अपने आप, अपने पास, मेरे पास आओ। कितना मतलब दो ही अक्षर में सारा ज्ञान है। अब सत्य असत्य और झूठ
क्या असत्य को हम झूठ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, गलत है ये, कह ही नहीं सकते। झूठ एक अलग चीज है, सत्य तो सत्य है, और असत्य जो है जो सत्य को छुपा ले। झूठ का मतलब सत्य को छुपाना नहीं हुआ। झूठ कैन बी फैब्रिकेटेड। False and lie, they are two words, independent. They cannot be same. झूठ कैन बी फैब्रिकेटेड, बनाया जा सकता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन पर आधारित है, सोच पर, आप कहां तक सोच सकते हो उसके ऊपर आधारित है। पर असत्य यानी सत्य को छुपाना, तो सत्य को छुपाया जा सकता है क्या? इसीलिए कहते हैं कि सत्य छुप नहीं सकता। यह बात कॉमन है, नोन है, सबको पता है कि सत्य तो निकलकर आ ही जाएगा। रात हो गई का मतलब यह नहीं है कि सूर्य असत्य हो गया, झूठ हो गया, नहीं। जहां पर 6-6 महीने सूर्य नहीं निकलता तो वो कहते हैं सूर्य तो झूठ है। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। सूर्य तो सत्य है, पर अंधेरे में छुप गया। या मैंने अपने चारों तरफ अंधेरा कर लिया तो मुझे सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे लिए वो सूर्य झूठ हो गया। अगर मैं आंख बंद कर लेता हूं तो सूर्य झूठ हो जाएगा मेरे लिए। यहां पर यही बात है समझने की, वो झूठ मेरे लिए होगा, सबके लिए नहीं। तो सत्य, असत्य और झूठ, इन 3 चीजों को समझना अति आवश्यक है। और आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है, यह समझना बहुत ही जरूरी है। असत्य और झूठ अलग अलग एंटिटी हैं, यह समझना जरूरी है। हम टीम की बात कर रहे हैं, टीम की तरफ जा रहे हैं कि टीम क्या है। मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो महाभारत हुई अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म तो अपने आप निकल आएगा। और कृष्ण ने अधर्म से आ हटाना था, हटाने का प्रयास किया। तो अब आ हटाने में, हटाना मतलब हटा देना, हटा देना, पृथ्वी से हटा दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, जिससे कि वो रिसाइकल हो जाए। यहां पर रिसाइकलिंग की प्रोसीजर को भी समझना बहुत जरूरी है। महाभारत में कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि तुम किसकी टेंशन ले रहे हो भाई, तुम्हें लड़ाई करने के लिए जिनसे तुम लड़ रहे हो वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। अब बताओ, देखो कृष्ण कह रहे हैं जो कि 16 कला संपूर्ण है, और वो ये बात कह रहे हैं अर्जुन को कि ये सब तो मरे हुए हैं। तो अर्जुन इतनी सी बात क्यों समझ नहीं पा रहा? उसका एकमात्र कारण यह है कि अर्जुन योगी नहीं बन पाया। अर्जुन योगी नहीं बन पाया, अर्जुन टीम का मेंबर नहीं बन पाया, इंडिविजुअल में अपना रहा। इनफैक्ट अगर आप देखें महाभारत का एक लास्ट में जो एपिसोड आता है वो देखें और समझें, जब सारे पांडव, मतलब युद्ध हो चुका, जीत हो चुकी, जो मरने वाले थे मर गए, फलाना ठिकाना जो कुछ भी है, और अंत में सारे पांडव आपस में बहस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि युद्ध मेरे कारण जीता गया। अर्जुन कहता है मेरे कारण, और युधिष्ठिर कहता है मेरे कारण, और बाकी सब, भीम भी। और तो क्या यह बात सही है? जब वो पांचों इस डिस्कशन के बाद किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा कि चलो हम कृष्ण से पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। पर क्या कृष्ण ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ऐसा है?
मतलब कितनी बड़ी गलतफहमी है उनको कि उन्होंने, कृष्ण ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर कृष्ण ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो उनका रथ, अर्जुन का रथ चला कौन रहा था? रथ चलाए बिना वो कैसे युद्ध कर लेते? समझने की बात है ये। हर पॉइंट पर गाइड करना पड़ा उनको। गाइड कौन कर रहा था? इंपॉर्टेंट गाइड है या इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूट करने वाला है? कहते हैं, ये तो आज के जमाने में भी सत्य है, कि अगर आप 100 रुपए का काम कर रहे हो तो उसमें मेहनत के 10 रुपए होते हैं और 90 रुपए होते हैं दिमाग के। एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल आता है अभी बहुत सोशल मीडिया में तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है ये, कि एक मैकेनिक, एक किसी बहुत ही महंगी गाड़ी थी, कोई 2-4-5 करोड़ की होगी, और उस समय की बात कर रहा हूं मैं। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2000। गाड़ियां बननी कब शुरू हुई है? 100 साल भी नहीं हुए होंगे, 150 साल हुए होंगे, 100-125 साल। तो जो सबसे महंगी गाड़ी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या हवाई जहाज में, पता नहीं है किसका रेफरेंस में दिया जाता है। अभी भी मैं पढ़ रहा था कहीं 4-6 दिन पहले, फेसबुक पर आया हुआ था कि एक वो आवाज करने लगी और सारे मैकेनिक, सारी मशीन, सब कुछ लगा करके देख लिया, इंजन की आवाज थी, वो कम नहीं हुई, आवाज नहीं पता लगा। तो एक मैकेनिक के पास गए, किसी ने कहा, किसी ने सुझाया कि वो फलाना फलाना मैकेनिक वहां पर बैठा है, वहां जाकर के उनसे बात करो। शायद वो कोई सरदार जी थे। मैकेनिक, ज्यादातर मैकेनिकल दिमाग उनका बहुत चलता है। शायद कह रहा हूं मैं, पक्का मुझे पता नहीं है, कोई भी हो सकता है। विश्वकर्मा वंशज तो जरूर होगा, ये मैं कह सकता हूं। विश्वकर्मा वंशज कारीगर होते हैं। तो कोई विश्वकर्मा वंशज था और उसका नाम लिया कि वहां पर जाकर के आप उनसे बात करें, और वो आपकी गाड़ी को अगर ठीक नहीं कर सकता तो इसका मतलब आपकी गाड़ी कूड़ा है, कबाड़ा है, बेकार है, ये इसमें डिजाइन का फॉल्ट है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है, इसको फेंक दो, या बीमारी के साथ रहना सीख लो। मैनेजमेंट, बीमारी के साथ मैनेज कर लो। भाई डायबिटीज है, चलो इसको तो मैनेज करना सीख लो, इसको दूर मत हटाओ। एक एक्सपर्ट बैठा है, पर उस एक्सपर्ट को दिखा लो, उसने ये कहा, मतलब लोगों ने कहा, तो वो गाड़ी उसके पास लेकर के लेकर गए। तो उस विश्वकर्मा वंशज ने कहा गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी चल रही थी, स्टार्ट हो रही थी, सब कुछ था, पर एक बड़ी अजीब सी आवाज आती थी जो पहले नहीं आया करती थी जब नई गाड़ी खरीदी थी। बात टीम वर्क की हो रही है, हम टीम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, और गाड़ी एक टीम है। गाड़ी अपने आप में एक टीम है, इतने सारे कलपुर्जे लगे हैं उसमें, तो टीम का काम नहीं करेगी तो आवाज आएगी ना ऐसी हो। तो उसके पास गए और उसने चलती, स्टार्ट हुई गाड़ी का, स्टार्ट हुई थी, चल नहीं रही थी, स्टार्ट हुई गाड़ी के 4 राउंड लगाए, 4 राउंड लगाए, और उसके हाथ में कुछ नहीं था अभी। फिर उसके बाद वो गया और एक हैमर लेकर आया, छोटा सा हैमर, छोटा सा हैमर। हैमर कई तरह के होते हैं, फैक्ट्री है भाई, गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक को तो 50 तरह के टूल रखे जाते हैं। तो एक छोटा सा हैमर लेकर आया वो, 1 फुटा, और आकर के उसने बोनट खोला और बिल्कुल धीरे से, तसल्ली से, हल्की सी एक पॉइंट पर चोट करी, सिर्फ एक पॉइंट पर। गाड़ी बंद करवा के करी थी वो, मतलब उस टाइम पे गाड़ी चल नहीं रही थी, ऑन नहीं थी, स्टार्ट नहीं थी, जब उसने चोट मारी थी उस समय बंद करवा दी थी। और उसने कहा कि अब इसको स्टार्ट करो, और सब हैरान, आवाज आनी बंद हो गई। ठीक है, सब काम हो गए, बढ़िया हो गया। उसने कहा जी बिल, तो वो बिल दिया गया $10,000 का।
$10,000 का बिल दिया गया। सोचो गाड़ी कितनी महंगी होगी। तो जो मालिक था वो कहता है भैया ये क्या किया तूने? कहते हैं इसका ब्रेकअप दे दो। अच्छा, वो भी थोड़ा तो शायद समझदार रहा ही होगा। उसने कहा जी इसका ब्रेकअप दे दो। तो उसने कहा $2 चोट मारने के, $1,000 हैमर चुनने के। कौन सा हैमर चुनना है? $1,000 उसके, $4,000 4 चक्कर लगाने के। मैंने गाड़ी के 4 चक्कर लगाए, $4,000 उसके, पर चक्कर $1,000। और चोट कहां मारनी है? बाकी के सारे डॉलर उसके हैं कि चोट कहां मारनी है। क्यों? क्योंकि वो पैसे मैंने खर्चे हुए हैं अपने ऊपर, अपने आप को एक टीम की तरह से काम करने के लिए, कि मेरी बॉडी, कम से कम मेरी बॉडी तो मेरे लिए टीम का काम करे भाई। कम से कम मैं तो अपने आप को एक टीम की तरह से काम करने लायक बनाऊं कि मेरे हाथ में उतने ही प्रेशर से चोट मारी जाए और मेरा दिमाग, मेरे कान उस आवाज को सुने और मेरी आंखें वाइब्रेशंस को देखें और मेरा दिमाग उनको कैलकुलेट करे कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां से ये आ रहा है। पिन पॉइंट, इतनी बड़ी गाड़ी में पिन पॉइंटेड जगह पर पहुंचना। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा एक्सपीरियंस, उसको मैं यूज कर पाऊं कि हाँ यार हथौड़ी मारने से ही काम चलेगा, कसना नहीं है, पेच नहीं कसना है, कोई हथौड़ी मारनी पड़ेगी। पेच कसना है, पाना लेना है मेरे को, या हथौड़ी मारनी है, या क्या करना है, वो सब चीजें। तो मैं अपने को मैंने एज ए टीम बना के रखने के लिए जो खर्चा किया है वो कौन देगा? सारे लोग इस बिल को पढ़ करके, समझ करके हैरान हो गए कि कितनी गूढ़, पूरी की पूरी लाइफ का फिलॉसफी उसने समझा दी। एक विश्वकर्मा वंशज ने पूरी लाइफ की फिलॉसफी समझा दी एक चोट मार करके। यहां पर अगर उसकी आंखें वो वाइब्रेशंस ना पढ़ पाए, ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशंस, क्योंकि साउंड क्या है? साउंड है क्या? साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशंस। तो वो कहीं ना कहीं से एमिट होंगी। भूचाल आता है, भूकंप आता है, तो उसका कोई पॉइंट होता है जहां से वो शुरू होता है, और जहां से शुरू होता है वहां पे जो वाइब्रेशन है मिनिमम होती है और वो बढ़ती चली जाती है। गाड़ी के 4 चक्कर उसको इसीलिए लगाने पड़े। और जो गाड़ी के 4 चक्कर, लोग तो देख रहे हैं कि गाड़ी के 4 चक्कर लगा रहा है, पर वो 4 चक्कर नहीं लगा रहा था, वो पूरी की पूरी गाड़ी को स्टडी कर रहा था कि वाइब्रेशन, उसको वाइब्रेशंस निकल रही हैं, वाइब्रेशन उसके कान तक पहुंच रही हैं, तो कहां पर मिनिमम है। फिर उसको वो वाइब्रेशंस को समझने, उन वाइब्रेशन को पकड़ करके और उस डॉट पर पहुंचा जहां से वो वाइब्रेशन निकल रही हैं। बात समझने वाली है। अर्जुन को कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई और वो पूरी गीता एक श्लोक में थी, मात्र एक श्लोक में थी पूरी गीता। उस श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए 18 अध्याय का किताब लिखी गई, पुस्तक लिखी गई। श्लोक एक ही था, तत्वज्ञानी बनो, कर्मयोगी बनो। वो विश्वकर्मा वंशज कर्मयोगी था। कर्म का मतलब श्रम नहीं होता है। श्रम के $2 थे, $10,000 के बिल में श्रम के सिर्फ $2 थे।
इस बात को ही समझना बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में। जो श्रम करने वाले हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या किया। श्रम की कीमत सिर्फ $2 थी, पर नेचुरली रिजल्ट जो आया वो श्रम की वजह से ही आया, लेकिन कीमत उसकी $2 थी। वो ट्रू विश्वकर्मा वंशज था, वो ट्रू विश्वकर्मा वंशज था, क्योंकि उसको पता था कि किस चीज की कीमत कितनी है। उसने हर चीज की कीमत डिफाइन करी, अपने चक्कर काटने की कीमत डिफाइन करी, उसने टूल चुनने की कीमत डिफाइन करी। मिस्त्री और मजदूर में क्या फर्क है? मजदूर, मिस्त्री और ठेकेदार में क्या फर्क है? यह समझना पड़ेगा हमें, और समझेंगे तभी हम अधर्म का नाश क्या है। अधर्म का नाश ही है। ये अधर्म क्या है कि जिसकी कीमत $2 है उसके हम $1000 लगाते हैं, 5000 लगाते हैं, बल्कि क्यों? दिमाग। और उसमें 4000 प्लस 1000 5000 और 5002, तो $4998 जो है वो थे दिमाग के। विश्वकर्मा वंशज के बिल की गणित बता रहा हूं मैं। तो अधर्म क्या है? वो $2 को $5000 के बराबर समझना, यह अधर्म है। कृष्ण ने दुर्योधन को कहा था 5 गांव दे दो। उसने क्यों कहा था 5 गांव दे दो? उसने ये क्यों नहीं कहा कि इतना टुकड़ा दे दो और उसमें ये 5 रह लेंगे? इमेजिन, मतलब कितनी कितनी गूढ़ बात है ये, कि कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि 5 पांडव हैं, इनको 5 गांव दे दो बस। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता था कि ये पांडव टीम की तरह से काम नहीं कर सकते। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, सोचो आपके क्या कह रहा हूं मैं, कि कृष्ण को ये अच्छे से पता था कि पांडव जो हैं वो एक टीम की तरह से काम नहीं कर सकते, इसलिए 5 गांव दे दो और एक एक गांव सारे संभालते रहेंगे, अपना लगे रहेंगे, काम खत्म। और दुर्योधन क्योंकि वो अधर्म के कंट्रोल में था तो उसको ये बात समझ में नहीं आई। सोचो मैं क्या कह रहा हूं कि दुर्योधन, क्योंकि अधर्म का नाश क्यों करना था कृष्ण ने? क्योंकि दुर्योधन अधर्म के कंट्रोल में था, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पाया। नहीं तो बहुत आसान था उसके लिए, तो 5 गांव कहीं पर भी दे देता, खंडोप्रस्थ दिया ही था। मात्र 5 गांव दे देता और जान छूट जाती। सारी उम्र को उसका वो, मतलब अधर्म जो है वो यही करता है। अधर्म जो है $2 की कीमत को $5000 दिखाएगा। और धर्म का मतलब है कि हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं। अधर्म का मतलब है हमें सामने वाले की समझ ही नहीं आई कि उसने कितनी बढ़िया बात करी और उसको हमने खो दिया, और मरने मारने पर उतारू हो गए, लड़ने पर उतारू हो गए। मतलब कमाल है। भाषा समझनी है ऐसा नहीं। अब यहां पर मैं यह भी नहीं कह सकता कि उसको भाषा समझ में नहीं आई। भाषा तो एनकोड कर दिया बस। भाषा क्या है? एक किस्म की एनकोडिंग है। आपके वाइब्रेशंस को आपने एनकोड कर दिया। कौन डिकोड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, यह सामने वाले की। वो जो विश्वकर्मा मैकेनिक था, वंशज का मैकेनिक था, वो डिकोड कर पाया कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है उस वाइब्रेशंस का, जो साउंड कान में लगती थी। इतनी सारी साउंड्स निकलती हैं गाड़ी से, पर डिस्टर्बिंग साउंड थी, उसको खोज करके, उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को खोज करके और उसको ठीक करना था। कोई और चोट भी वो ये भी कर सकता था कि वो बता देता भाई यहां पर ये कर लो। उसने नहीं किया, ये खुद किया वो काम। क्यों? क्योंकि कितनी फोर्स से मारना है ये भी उसको पता है। सामने नहीं बता सकता वो, उसको सामने वाले को बता ही नहीं सकता।
कितनी चोट जोर से मारनी है नहीं बता सकता, खुद ही करना पड़ेगा। और खुद तभी कर सकते हो जब आप अपने आप में एक टीम की तरह से काम कर रहे हो। टीम का मतलब होता है, टीम ना हमेशा प्रोजेक्ट के लिए बनती है। टीम को कोई मैनेज नहीं कर सकता, कभी भी लीड कर सकता है। लीड करना और मैनेज करने में फर्क है। मैनेज करने का मतलब है कि आप अपनी बीमारी के साथ रहना सीख लो, और लीड करने का मतलब है कि आप अपनी बीमारी को खत्म कर दो। वही गाड़ी वाले का बताया था कि वो गाड़ी वाला या तो ये सीख लेता कि भैया तो इसको इस नॉइज के साथ रहना ही है, और वो इरिटेटिंग बहुत था नॉइज, तो हर समय गाड़ी नहीं चला सकते थे। तो या तो इस गाड़ी को उसकी दिया सलाई दिखा के माचिस लगा के रिसाइकिल कर दे, या फिर इस बीमारी के साथ रहना सीख ले, या फिर किसी लीडर के पास जा और इसको ठीक करवा ले। तो टीम लीडर हो सकता है, पर टीम मैनेजमेंट करना इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मैनेज नहीं कर सकते आपको ठीक करना ही होगा। और सीखना क्या है, टीम लीडर बनना सीखना है या टीम मेंबर बनना सीखना है? तो टीम लीडर तो एक ही हो सकता है, पर टीम मेंबर बनना सीखना पड़ेगा। और एक ही टीम लीडर हर तरह के प्रोजेक्ट को लीड नहीं कर सकता, नेचुरल सी बात है। तो हमें टीम मेंबर बनना सीखना है, तभी हम किसी भी प्रोजेक्ट के हिस्से बन सकते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं। तो हमारी अपने प्रति जिम्मेदारी क्या है? हम अपने आप को एक टीम की तरह से तैयार रखें, जिससे कि हम किसी भी टीम का मेंबर बन सकें। टीम, एक दो वर्ड्स और समझने पड़ेंगे यहां पर। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि उल्टा मेरा उल्टा कह रहा हूं इसको, क्या कहूं मुझे पता नहीं। प्लग है, जैसे सॉकेट और प्लग को समझो आप, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, उल्टे तो नहीं है। वो इनको उल्टा कहना हो तो चलो उल्टा कह लो, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहोगे, बट कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री है सप्लाई करना, यानी जो भी किसी की वो है, कमी है, उसको हेल्प करना टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दैट्स इट। टीम मेंबर बनने का मतलब यही है कि आप अपना काम करना जानते हो, पर दूसरे को अगर कोई पूछता है तो उसको आप हेल्प कर सकते हो, उसके ज्ञान को सप्लीमेंट कर सकते हो। उसका काम नहीं कर सकते, उसका वाला काम करके दे दोगे तो फिर वो बेकार है, वो टीम मेंबर नहीं बन सकता। टीम मेंबर का मतलब है, टीम मेंबर बनने का मतलब है कि आप किसी की कोई भी अगर वो है समस्या, प्रॉब्लम, तो उसको हेल्प कर सकते हो। टीम के प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात तो टीम बनती है किसी भी एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए, उसके बाद वो टीम डिसमेंटल हो जाती है। नया प्रोजेक्ट आएगा तो नई टीम बनेगी, मेंबर चाहे वही रह जाए, पर प्रोजेक्ट नया आएगा तो नई टीम बनेगी। यह असूल है, हर जगह होता है। कॉर्पोरेट का वही यही है, नियम ही यही है कॉर्पोरेट बनाने का, कि टीम मेंबर बनना सीखो। कॉर्पोरेट फेल क्यों है? कॉर्पोरेट कामयाब है या फेल है, आज की तारीख में आप अंदाजा लगा सकते हो। स्टार्टअप्स फेल क्यों हैं? कॉर्पोरेट फेल क्यों है? सिंपल सा कारण है कि टीम मेंबर बनना कहीं सीखा ही नहीं है। मैनेज करते रहे, मैनेज करते करते ये हो गया कि सारी चीजें फैब्रिकेशन पर आ गई, हमें पता ही नहीं कि हम फैब्रिकेट कर क्या रहे हैं। इज इट पॉजिटिव टू दिस सोसाइटी और नेगेटिव टू दिस सोसाइटी, हमें पता ही नहीं लगा इस सारे फैब्रिकेशन के जाल में। झूठ का जाल,
फैब्रिकेशन का जाल मतलब वो चीजें हमने इमेजिनेशन में बनाई और बना करके रख दी, किसी के यूज किया कि नहीं, फिर उसको एनफोर्स किया सेल के लिए, बेचने के लिए। जबकि अगर टीम मेंबर बनना सीख ले तो कोई कॉर्पोरेट फेल हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान फेल नहीं हो सकता। कॉर्पोरेट फेल होने का मतलब है फैमिली फेल। कॉर्पोरेट इज सपोज टू बी वन फैमिली, वन कॉर्पोरेट इज सपोज टू बी वन फैमिली। तो फैमिली फेलियर, कॉर्पोरेट फेलियर मींस फैमिली फेलियर। और अगर फैमिली फेल होगी तो सोसाइटी बनेगी कैसे? सोसाइटी बन ही नहीं सकती। तो टीम को अगर समझना है आपको, तो पहले ये देखो, टीम शुरू होती है विवाह से। टीम कहां से शुरू होती है? विवाह से। तो विवाह तभी करना चाहिए जब दो मेंबर, कुछ लोग कहते हैं कि विवाह दो लोगों का होता है, कुछ लोग कहते हैं दो परिवारों का होता है, कुछ लोग कहते हैं दो कुटुंब का होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं होता है, तो बस आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं दो लोग, और लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, भाई दोनों ने एक दूसरे को 2 दिन 4 दिन साथ रहे, नहीं रह सकते, भाग गए, अलग हो गए। तो विवाह का मतलब क्या है ये समझो। और विवाह तभी होना चाहिए जब हम टीम मेंबर बनने को तैयार हों। और हम टीम मेंबर बनने को तैयार है कि नहीं है, ये कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि टीम मेंबर बनने के लिए मुझे करना क्या है ये पता ही नहीं है। दैट एजुकेशन इज टोटली मिसिंग। कि टीम मेंबर बनने के लिए तुम्हें क्या करना है, अपने आप को क्या तैयारी करनी है, वो सारा का सारा सिस्टम ही मिसिंग है। एक यहां पर ना अगेन महाभारत पर जा रहा हूं मैं कि महाभारत में जब द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था तो कुंती ने कहा आपस में बांट लो। ये क्यों कहा था? और क्या ये सही था? तो ये कुंती ने सिर्फ इसलिए कहा था कि उसको पता था कि उसके जो बच्चे हैं वो एज ए टीम काम नहीं कर सकते। तो एक अटेम्प्ट था कि इसकी वजह से हो सकता है कि ये सारे टीम मेंबर की तरह से, एक टीम की तरह से काम करने लगे। और जो 13 साल का वनवास था, 14 साल का वनवास था ना, वो 13 क्या मिला था उनको जो उसके बाद, तो उसमें ये दिखा वो टीम की तरह से काम किया उन्होंने। तो ये वो उस समय में द्रौपदी को भी पता, उसको सॉरी कुंती को भी ये बात पता थी कि ये टीम की तरह से काम नहीं कर सकते। और कृष्ण, द्रौपदी जो है कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, पर कृष्ण ने उसको समझाया जब कि भैया तेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी है, और तुम्हें अधर्म का नाश करने के लिए तुम आई हो। यज्ञ से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। और द्रुपद और द्रौपदी उसका भाई बहन कहा जाता है उनको। द्रुपद भी यज्ञ से पैदा हुआ था। और द्रुपद को काम दिया था क्या? गुरु का वध करने के लिए तैयार किया गया था उसको। द्रोणाचार्य को मारा था उन्होंने। कमाल है। मतलब अगर आप महाभारत समझो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, सीरियसली। पर उसको समझो कि ये चल रही है तुम्हारे सामने, महाभारत चलती हुई दिखाई देती है। अगर आप समझने लगो तो आपको सामने दिखाई देगी, आपके आंखों के सामने चल रही है महाभारत। आज भी वो पूरी महाभारत आपके सामने चल पड़ेगी, देख सकते हो आप, अपने आप देख सकते हो, किसी की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आप अपने आप को टीम मेंबर बनाना सीख लोगे तभी आएगा ये, क्योंकि उसमें वो आपको विश्वकर्मा वंशज का वो इंसान बनना पड़ेगा। धर्म, हम टीम की बात कर रहे हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए महायुद्ध हुआ। पर क्या धर्म की स्थापना हुई? अधर्म का नाश तो कर दिया, पर क्या धर्म की स्थापना हुई? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना
के स्थापना हुई थी, पर कंसीव किया था, तब धर्म को कंसीव किया गया था। समझे? क्योंकि जब धर्म को कंसीव किया जाता है या बच्चा जब कंसीव होता है तो उसका नाम नहीं होता कोई। जब डिलीवर होता है तो नाम होता है, क्योंकि जेंडर पर आधारित होता है। नाम जो रखना होता है वो जेंडर बेस्ड रखा जाएगा। तो डिलीवरी होने के बाद ही नाम रखा जाता है। तो उस धर्म जो कंसीव हुआ था उस समय में, अधर्म का नाश हो गया था, धर्म कंसीव हो गया था, उसकी डिलीवरी अब हुई है और उसका नाम रखा गया है कृष्णांश धर्म। नामकरण हो गया है, डिलीवरी हो गई है, नामकरण हो गया है और उसका नाम है कृष्णांश धर्म। और यह हुआ था शायद सितंबर के महीने में, और कभी तो हुआ 27-28 तारीख को हुआ था, कभी हुआ। आप देख सकते हैं, वीडियो बना होगा इसके ऊपर कोई ना कोई जरूर। और उस धर्म को इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो क्या है क्या नहीं है उसको समझने के लिए, उसको तैयारी करने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं, वो रास्ते सारे अवेलेबल है, सब टेस्टेड है। 20-25 साल से, कब से 95 से काम चल रहा है इसके ऊपर। डिलीवरी की तैयारी 1995 से चल रही है। फरवरी 1995 से शुरू हुई थी। तो उसको समझने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए, अपने आप को टीम मेंबर बनाने के लिए, वो सारे के सारे सिस्टम, टेक्नोलॉजीज जो भी उसके लिए जरूरत है, वो सारी की सारी उपलब्ध करवा दी गई थी। 2014 तक में सब कुछ उपलब्ध था, टेस्ट हो चुका था, लाखों लोगों पे टेस्टिंग हो चुकी थी। अब तो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी एक पोस्ट थी, कहीं पर पड़ी थी, मेरे ख्याल से 3 दिन पुरानी बात है, ये 7 तारीख की थी शायद। 7 तारीख को इसको पब्लिक को बताने, समझाने के लिए सबसे पहले इसके साथ जोड़ा गया पारिवारिक प्रदूषण, के परिवार के प्रदूषण को दूर करो। अगर आप निरोगी काया पाना चाहते हो तो आप कुछ भी करते रहो, नहीं मिलेगी। जब तक आपके परिवार में प्रदूषण है तब तक आपको निरोगी काया नहीं मिल सकती। पक्की बात है, गारंटीड है। अनुर्जा, हाँ मेरे को नाम याद आया, अनुर्जा। एक वीडियो अभी सुन रहा था मैं, शायद लखनऊ में बना था, फेसबुक पे मैं अभी सुन रहा था, सुबह की बात है शायद या कल की बात है। उसमें उसने कहा कि पारिवारिक प्रदूषण जब तक नहीं हटेगा तब तक निरोगी काया नहीं मिल सकती, चाहे कुछ भी कर लो। आरोग्य के ऊपर कोई वो चल रहा था प्रोग्राम, आरोग्य भारती का था शायद, लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। योगी जी भी उसमें उपस्थित थे, मतलब योगी जी थे, पहले दिन आए थे, इनॉग्रेशन उन्होंने ही किया था। 2 दिन का कार्यक्रम था शायद ये, जो उस पे पोस्टर पे लिखा हुआ था। खैर, तो पारिवारिक प्रदूषण, और उससे पहले एक बातचीत चल रही थी वैचारिक प्रदूषण की। तो पारिवारिक प्रदूषण अगर दूर होगा तो वैचारिक प्रदूषण दूर होगा, और वैचारिक प्रदूषण दूर होगा तो आपकी काया निरोगी होने लगेगी, स्वस्थ होने लगेगी। तो पारिवारिक प्रदूषण से बचना है, उसको निपटाना है, हटाना है। उसके बाद बच्चों का विवाह करना है, उनको टीम मेंबर बनना सिखाना है, फिर विवाह करना है। तो वो जो टीम बनेगी, वो कपल एक टीम बना है। पहले अपने आप को टीम बनाना है, फिर कपल को टीम बनाना है, फिर परिवार टीम बनेगा, तो वो प्रदूषण मुक्त होगा। हम पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका आधार यानी पारिवारिक प्रदूषण को हटाना होगा, तभी आप पर्यावरण के प्रदूषण से छुट्टी पा सकते हैं, नहीं तो कोई चॉइस नहीं है। पारिवारिक प्रदूषण को मिटाने के लिए
आपको काम करने होंगे और सारे सिस्टम टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। आप अनूर्जा, दिल्ली की ऊर्जा के नाम से वो हैं लेडी हैं, उनको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और शायद ये भगवान टीवी पर वो है। और मेरा एंकर डिजिटल लिविंग का मैं काम करता ही हूं और मेरा काम है जो भी जानकारी मेरे को ठीक लगे उसका प्रचार प्रसार करना, प्रसारित करना। उसको प्रचारित तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रसारित करना। एंकर हूं ना, तो एंकर का काम है प्रसार करना, तो मैं प्रसार करता हूं। तो मेरे से आप जो मेरे को जानकारी है मैं बता सकता हूं, जो सिस्टम की जानकारी है वो अनूर्जा दे सकती हैं पर सिखाने का काम भी शायद वो कर सकती होंगी या वो बता सकती है कहां से सीख सकते हो। इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, फिजियो वर्चुअल E2 फिजियो वर्चुअल सिस्टम कहलाता है ये, क्योंकि हम पारिवारिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वैचारिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हम टीम बनाने की बात कर रहे हैं। तो टीम के लिए सबसे पहले टीम मेंबर बनना आवश्यक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय था जिसके ऊपर मुझे आज ये लेक्चर देना था, इसको बताना था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। कंफ्यूजन तो फैला ही है, महाभारत हमें समझ में आई नहीं किसी को भी, और हम उसको क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं पता नहीं, पर महाभारत में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। मैं रामायण काल पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि रामायण काल में टीम का काम तो राम सेतु ही देख लो आप, तो आपको पता लग जाएगा टीम का मतलब क्या होता है। राम सेतु, उसके ऊपर ना राम लिखा जाता था हमेशा जब बोलने में आता है ना तो राम राम बोली जाती है। तो राम राम बोलने का मतलब क्या है, सेतु जुड़ना। सेतु मतलब राम राम, तो दो पत्थर आपस में जुड़ जाते थे। ये दो सेल जो जुड़े हुए, आपकी बॉडी के जो सेल जुड़े हुए हैं ना, सेल कहते हैं अनगिनत सेल है आपकी बॉडी में, तो दो सेल आपस में जो जुड़े हुए हैं उस फोर्स को राम कहा जाता है, उस बॉन्ड को राम कहा जाता है। अगर आप राम राम का जाप करते हो तो आपके शरीर की जो वो है ना रोग, स्किन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होने लगेंगी, पक्की बात है। पर राम राम कहने से काम नहीं चलता, अपने आप को पहले टीम बनाओ फिर राम राम कहो, तो आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन दिखाई दे जाएगा। विश्वकर्मा वंशज याद रखो उस आदमी को तो राम राम कहने से आपके स्किन के रोग दूर होते हैं, प्रोवाइडेड आप एक टीम का काम कर रहे हो। आकाश तत्व को जोड़ता, आकाश तत्व को शुक्र से जोड़ता है और शुक्र मॉलिक्यूल से जोड़ देता है। ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड शुक्र मॉलिक्यूल के बिना नहीं हो सकता। शुक्र मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बॉन्डिंग्स, वर्चुअल और फिजिकल। वो 24 मॉलिक्यूल आप समझोगे तो, पंचभूत, पंच महाभूत, पंच तत्व का मतलब समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब चीजें अब अवेलेबल है, मतलब ये हर चीज, सारी जानकारी अवेलेबल है। नवीन समय चक्र एक सिस्टम आया हुआ है, उसको अगर आप समझोगे तो उससे आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी जी। तो आज के लिए इतना ही। टीम बनानी है तो टीम का मेंबर बनना सीखो और टीम का मेंबर चुनना सीखो। कॉर्पोरेट की सक्सेस गारंटीड है। पहला कॉर्पोरेट इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आ चुका है, एशो मॉल के नाम से। फिजियो वर्चुअल प्रोडक्ट सारे के सारे वो बेचता है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सारे के सारे, उसकी जानकारी वहां पर मिल जाएगी आपको। एशो मॉल, तो आप एशो मॉल ढूंढोगे तो आपको शायद नेट के ऊपर भी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी आया है, 2-4 महीने ही हुए होंगे तब स्थापना हुई थी इसकी। मुझे पता है क्योंकि मेरा काम है प्रसार करना, तो मुझे पता रहता है इन चीज़ों का, थोड़ा बहुत पता रखना पड़ता है नेचुरली। अगर स्टेज एंकर का मतलब ही है कि स्टेज मैनेज करना, तो स्टेज के ऊपर किसको क्या जानकारी देनी है, पब्लिक को क्या जानकारी देनी है जिससे कि उनको समझ में आ जाए, किस भाषा में देनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा काम है ये, तो बता रहा हूं कि एशो मॉल नाम का एक पहला कॉर्पोरेट इन सिस्टम्स पर आधारित आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में है। फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, तामसिक एंटीडोट के नाम से फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, जो आपको उस पॉइंट को समझने में हेल्प करती हैं, जो कि उस पॉइंट पर ले जाए जहां पर से
वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है जहां पर वो इरिटेटिंग साउंड आपके कान में आ रही है, इरिटेटिंग साउंड। तो टीम मेंबर बनने के लिए अपने आप को पहले अपनी एक टीम बनाओ, उसके बाद दूसरे को देखो कि उसको वो आपको फिर इतनी कैपेबिलिटी भी जनरेट करनी है कि सामने वाला टीम मेंबर बनने के लायक है कि नहीं है, नहीं तो उसको भी वो करवाना पड़ेगा। इसमें जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें आपको एशोमॉल में मिल जाएंगी कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, मेरे अंदर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, उसको मैं मैनेज करना कैसे सीखूंगा, फेम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मतलब ये सारी जानकारी अवेलेबल है, पूरी महाभारत खोल करके उसके सिस्टम टेक्नोलॉजीज आर मेड अवेलेबल इन एशोमॉल। ऑल टेक्नोलॉजीज ऑफ महाभारत, ऑल फिजियो वर्चुअल टेक्नोलॉजीज ऑफ महाभारत आर मेड अवेलेबल इन एशोमॉल। तो आप वहां से खरीद करके यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को टीम मेंबर बनाना और सामने वाले के अंदर टीम मेंबर बनने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है उसको समझना, तभी आप उसको टीम में लेंगे तो प्रोजेक्ट कामयाब होगा, नहीं तो नहीं होगा। राम सेतु बनाना है, कृष्णांश धर्म के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आप धर्म को धर्म अडॉप्ट नहीं करना होता। धर्म का मतलब है, कृष्णांश धर्म का मतलब है कि आपने अगर अपने आप को आपने टीम मेंबर बना लिया, अगर आपने अपने आप को टीम मेंबर बना लिया कि मैं टीम मेंबर बन सकता हूं, यानी मैं एक टीम हूं, तो आपने कृष्णांश धर्म अडॉप्ट कर लिया, इसमें कोई शक ही नहीं है। अपने आप ही हो जाता है, वो ऑटोमेटिक है, वो उसके लिए कोई रूल नियम है ही नहीं, एक ही नियम है बस कि तुम अपने आप को एक टीम मेंबर बनाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर विकसित करो। विकास किसका करना है? अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करने का विकास करना है, अपने अंदर के जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को। और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन हो कितना स्ट्रांग है वो पता होना चाहिए, उसको मिनिमाइज करना है। और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है आपके वैचारिक प्रदूषण का। आपका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन आपके वैचारिक प्रदूषण का रिस्पॉन्सिबल है। और कलेक्टिव सारे अपने मेंबर जो फैमिली पारिवारिक प्रदूषण क्या है, सबका अपना अपना जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन मिसिंग है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का मैनेजमेंट मिसिंग है। एक मेंबर में भी मिसिंग होगा तो वो पोल्यूशन आएगा ही आएगा। पारिवारिक प्रदूषण समझना बहुत आसान है। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज द की रिजल्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सीड ऑफ वैचारिक प्रदूषण, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मन और बुद्धि, माइंड एंड ब्रेन, डिस्टर्बेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, दैट एशो टनल, I don't know, Ketu tunnel or Asho tunnel, name is given to it. So that tunnel is disturbing. वो सेतु है एक, एशो टनल या केतु टनल जो भी कहा गया उसको, शायद केतु टनल कहा गया होगा, मेरे को पता नहीं है, याद नहीं है मेरे को। है दो टनल्स हैं, एक केतु टनल है और एक एशो टनल है। एक टनल आपके मन और बुद्धि को जोड़ती है और एक टनल जो है आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को हेल्दी करती है, जोड़ती है क्या लो। तो आप ढूंढ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब ये वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा एंकर डिजिटल लिविंग पर, मेंटल नेटवर्थ पर, भगवान टीवी पर और भी कहीं होगा, पता नहीं मेरे को, देख सकते हो आप, कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप ढूंढ सकते हैं इसको। प्रणाम।